बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें काफ़ी सारी हैं और कुछ खबरें जो हैं वो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो किस तरफ जाएगा मैं आपको बताऊँगा। असम्बलियाँ तहलील करने का मामला और उसकी टेक्निकल रीज़न्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करने जा रही है वो बताते हैं इस व्लॉग में आपको। बल्कि एक अनाउंसमेंट भी हुई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया है, उस पर भी बात करते हैं। आज़म सवाती साहब का इशू बहुत सीरियस होता चला जा रहा है, उस पर भी बात कर सकते हैं। और गवर्नर राज लगने के इम्कानात, इन पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी है, आपके सर के ऊपर आपने एक दस्तार पहनी है, तो इनकी इज़्ज़त कीजिए ताकि लोग भी इनकी इज़्ज़त करें। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप एक आलिम कहलाते हैं, ख़ुद को एक आलिम कहते हैं, तो आपकी ज़बान बेहतर होनी चाहिए बाकी लोगों से। लेकिन कोई गली का लुच्चड़ गुंडा भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, घटिया जैसी ज़बान मौलाना साहब, या मौलाना तो मैं अब नहीं कहूँगा, फजलुर रहमान साहब जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी गली की नुक्कड़ पे खड़ा होने वाला जो है, एक मवाली भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता अपने वतन की माँओं बहनों के लिए, जैसी ज़बान फजलुर रहमान ने इस्तेमाल की है। वेरी अनफॉर्चुनेट, आपका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, आप PMLN से हैं, PTI से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, फजलुर रहमान की पार्टी से हैं, जमात इस्लामी से हैं, ANP से हैं, MQM से हैं, आप कहीं से भी हैं। ये आपका एक पॉलिटिकल हक है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें और उसके नज़रिया के ऊपर ओके करें या उसको फॉलो करें। लेकिन ये हक किसी को नहीं पहुंचता कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा और गंदे अल्फाज अलकाबात इस्तेमाल करे, क्योंकि किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने से पहले वो खातून पाकिस्तानी है और बड़ी बात यह है कि वो मुसलमान हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो घटिया और गंदी ज़बान इस्तेमाल की है, मैं यहाँ पे वो बातें दोहरा नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस वीलॉग को बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो मैं क्या बताऊँ कि फजलुर रहमान ने क्या कहा है। बड़ी गंदी और घटिया बात की है ख़वातीन के बारे में। वो इससे पहले भी ऐसा करते रहे हैं। कम से कम इसी बात की लाज रख लीजिए कि आप एक आलिम दीन जैसे दिखते हैं और आपने एक लिबादा पहना हुआ है, तो इस लिबादे की लाज रख लीजिए। और बाकी उलमा जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो दीन के लिए काम करते हैं, उनके लिए शर्म का बाइस मत बने, उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस मत बने, उन्हें लेट डाउन ना करें। यानी आपकी इन हरकतों की वजह से लोग बाकी उलमा को निशाना बनाएंगे, लोग बाकी उलमा से सवालात करेंगे कि आप सारे ही ऐसे हैं। हालांकि नहीं, हमारे उलमा बहुत अच्छे हैं। फजलुर रहमान एक ऐसा चेहरा है जो उनको बैड इमेज देने की कोशिश करता है। फजलुर रहमान ने जो कहा वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा ज़रा उसको गौर से सुनिए। मौलाना साहब को मेरा मशवरा है कि सदर पाकिस्तान अगर आप नहीं बन पा रहे, या आपको नहीं बनने दिया जा रहा, या जिन्होंने आपसे वादा किया था वो चले गए और आपको सदर पाकिस्तान नहीं बना पाए, तो आप थोड़ा रो लें। मौलाना साहब थोड़ा सा रो लें, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके दिल का बोझ उतर जाएगा। मौलाना साहब तन्हाई में रो लीजिए, किसी पुराने दोस्त को बुलाइए, कोई पुराना गमख्वार बुलवाइए और उसको बुलाकर बंद कमरे में रो लीजिए। अगर जलसे में रोना चाहते हैं, कोई और बहाना करके रो लीजिए, थोड़ा सा आपका दिल हल्का हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हम कहें, तो हम आपको आज के बाद सदर मुमलिकत जनाब फजलुर रहमान कहकर बुला लेते हैं, आपका दिल लगा रहेगा। दिल हल्का करने के लिए थोड़ा सा रो लीजिए। इस तकलीफ को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब यह तकलीफ गंद बनकर आपके मुंह से बाहर आ रही है और बास मार रही है। पूरे मुल्क के अंदर ये बदबू फैल गई है आपके अल्फाज की, और लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। आपसे लोग नफरत करें, इससे मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आपकी वजह से हमारा तशख़्ख़ुस खराब हो जाता है। उलमा के तशख़्ख़ुस के ऊपर जो है वो ज़र्ब लगती है जब आप इस तरह की अजीबोगरीब और घटिया हरकतें करते हैं या ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं कौम की बेटियों के लिए। बहुत ज़्यादती वाली बात है, बहुत गलत बात है। तो मेरा मशवरा है, थोड़ा सा रो लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। रोने से शायद आपको कुछ तसल्ली मिले, क्योंकि सदर पाकिस्तान तो आपको कोई बनाने वाला नहीं है। ये आपकी छेड़ बन जाएगी। लोग आपको गलियों में पुकारेंगे,
सदर पाकिस्तान जनाब फजलुर रहमान, ये तो हो सकता है, लेकिन ये निज़ाम आपको सदर नहीं बनने देगा, ना वज़ीर आज़म बनने देगा। थोड़ा सा रो लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा फजलुर रहमान साहब, और देखिए आप रोते हुए क्यूट भी लगेंगे, क्योंकि आपने कई मरतबा हंसने की एक्टिंग की है। हम आपके अंदर का दर्द समझते हैं, हम उस तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। जो लोग आपके पीछे चलते थे वो आपको छोड़ कर जा रहे हैं, आपकी सियासी हैसियत लगातार नीचे गिर रही है। आपकी तकलीफ़, आपके दर्द का हमें एहसास है, हमें अंदाज़ा है कि आपसे आपका क्या छिन गया है। थोड़ा रो लीजिए, क्योंकि हंसने की एक्टिंग करते करते तो आप कभी हमें क्यूट नहीं लगे, लेकिन अगर आप रो लेंगे तो शायद आप क्यूट लगेंगे। हो सकता है 4 लोग आपको ज़्यादा वोट डाल दें। तो वतन की बहन भाइयों और माँओं बहनों को गालियाँ देने से बेहतर है कि आप अपना मन हल्का कर लें। ये मुझे फजलुर रहमान साहब को कहना था, इससे बेहतर मशवरा मैं नहीं दे सकता उन्हें। दूसरी जानिब आज़म सवाती साहब के बेटे ने इमरान खान साहब को फ़ोन किया और उनका बेटा रो रहा था, और उसने इमरान खान साहब को ये कहा कि मेरे वालिद को अब कत्ल कर दिया जाएगा, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब ये इन्फॉर्मेशन डराने के लिए कौन पहुंचा रहा है और क्या वाकई ऐसा खतरा है, ये तो वकला ने भी कहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, देखें हार्ट अटैक तो किसी को भी आ जाता है। मकसूद चपड़ासी को हार्ट अटैक आ गया था, कहाँ पे? दुबई में। मुझे बाकायदा मेरे दोस्त जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर बैठे हैं, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें इनसे बचना है, वरना अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा। यहाँ केमिकल्स मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं जो आपके जिस्म में दाखिल कर दी जाती हैं बड़े आराम से, और फिर आपको अचानक हार्ट अटैक आता है, आप फारिग हो जाते हैं। तो ये खतरात मौजूद हैं आज़म सवाती साहब के लिए भी। तो उनके बेटे ने बताया कि उनके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। देखिए, जो ताकतवर लोग हैं ना, वो अपनी ताकत साबित करने से बाज नहीं आ रहे। लगभग 3 दर्जन मुकदमात हो गए हैं आज़म सवाती पर, और इंसानी हुकूक का जो सबसे बड़ा चैंपियन है इस मुल्क में, बिलावल जरदारी, उसके सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा मुकदमात हुए हैं। तो लगभग 2.5 दर्जन मुकदमात अपने सूबे में करवाने पर इंसानी हकूक के खुद साख्ता चैंपियन बिलावल जरदारी को हम सलाम पेश करते हैं। फिटे मुंह आपकी जमहूरियत के ऊपर और आपकी गैरत के ऊपर, जो सेलेक्टिव बातों के ऊपर जागती है। 75 साला सेनेटर को नंगा किया गया, आपकी गैरत नहीं जागी। उसकी फैमिली के साथ वीडियो उसके खानदान वालों को भेजी गई, आपकी गैरत नहीं जागी। वो रोता रहा, इंसाफ मांगता रहा, आपकी गैरत नहीं जागी। बल्कि आपके बीच में से एक आदमी की गैरत जागी और आपने खुद से उसको अलग कर दिया कि भाई गैरत हमें वारा नहीं खाती। बेनज़ीर गैरत वाली थी, शुक्र है उनको ये सारा कुछ नहीं देखना पड़ा जो उनके सपुत्र ने कर दिया है सिंध के अंदर, और जिस तरह की पार्टी बना दी है। यानी 2.5 दर्जन मुकदमे आज़म सवाती पर सिंध में दर्ज हो गए हैं। डूब मरना चाहिए ऐसी जमहूरियत को और इस तरह के निज़ाम को। और पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? सुगरा बीबी केस आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी, मुझे जहां तक याद है, एक बेंच था जजेस का, और बड़े पाकिस्तान के टॉप जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिन्होंने ये तय कर दिया था फॉर्मूला कि एक वकूए की दूसरी FIR दर्ज नहीं होगी। ये FIR दर्ज की जाती हैं दबाव बढ़ाने के लिए, लोगों को डराने और धमकाने के लिए, खौफजदा करने के लिए। अगर मजीद मालूमात मिले तो उसी FIR के अंदर उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। उसी वकूए की FIR में गिरफ्तार किया इस्लामाबाद से आज़म सवाती को, और फिर सिंध में लगभग 2.5 दर्जन, और फिर बाकी FIR बलूचिस्तान में करवा के 3 दर्जन FIR इन बहादुरों ने करवा दी हैं एक 75 साला बुजुर्ग के ऊपर। और अब उसके बेटे के मुताबिक उसको कत्ल करने का मंसूबा है। ये कहां लेकर जाना चाहते हैं पाकिस्तान को? ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ नहीं सीखा। ऐसी ही FIR करवाई गई थी अरशद शरीफ पर, और इन्हीं FIR की वजह से, इन्हीं तकालीफ और थ्रेट्स की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा था। फिर हमने उनकी मैयत वसूल की है एयरपोर्ट पे। अब अरशद शरीफ भाई के लिए जो इंसाफ हम मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने खुतूत लिखना शुरू कर दिए हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जो भी वीडियो या तस्वीर लगाते हैं वो लेटर बॉक्स के साथ लगाएं। अपने घर के अंदर खत लिखकर उसकी तस्वीर लगाना, वो खत बाद औक़ात फिर घर भी पड़ा रह जाता है।
आदमी सोचता है कल जाके डाल दूंगा, परसों जाके डाल दूंगा। वो खत घर में नहीं रहना चाहिए। आप खत लेकर निकलिए, लेटर बॉक्स तक जाइए, जाकर उसके ऊपर टिकट लगा के उसको पोस्ट कर दें। जब आप पोस्ट कर दें तो वो वीडियो या तस्वीर आप हमें भिजवा दें सोशल मीडिया पे। ये है सही तरीका। बहुत सारे लोगों ने लेटर बॉक्स के साथ पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर लेटर पोस्ट किए हैं। बहुत सारे लोगों ने वैसे ही जो लेटर टाइप किए हैं उनकी तस्वीर पोस्ट की हैं। तो लगातार इस सिलसिले को तेज कीजिए, आगे बढ़िए, हिम्मत आपने नहीं हारनी। ये कानूनी और आईनी हक है आपका जो आप मांग रहे हैं, और यही एक बेहतरीन रास्ता है इंसाफ लेने का। इसके बाद अल्लाह ताला हमें और रास्ते दिखाएंगे, और वो दिखा रहे हैं, क्योंकि शहीद मरता नहीं है। वो यही है, हमारी इस कोशिश में शामिल है, और इंशाल्लाह हम इंसाफ हासिल कर लेंगे। तो जो लोग खतूत लिख चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। दोबारा भी लिखें, बार बार लिखें, बार बार इंसाफ मांगें। मैं ये चाहता हूं कि इतने खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं जितने कभी माजी में नहीं गए किसी भी एक मसले के लिए। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, और मैं इसको कभी भी किसी भी पार्टी की पॉपुलैरिटी का पैमाना इसलिए नहीं समझता कि जो बेहतर उम्मीदवार चुन लेता है बल्दियाती इंतखाबात में वो जीत जाता है। यानी बल्दियाती इंतखाबात में इमरान खान साहब केपी से हार गए थे, आप जब भी जनरल इलेक्शन करवाएंगे वो जीत जाएंगे। तो बल्दियाती इंतखाबात में नीचे से ताकतवर और बेहतर उम्मीदवार चुनना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें कभी कामयाब नहीं होती। PMLN चौथे नंबर पर आई है, लेकिन इसके बावजूद PTI वाले बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात में, लेकिन मैं इसको कोई फतह नहीं समझता। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया है सबसे ऊपर। आज़ाद उम्मीदवार तो सबसे ज़्यादा नंबर ले गए हैं, सबसे ज़्यादा सीटें उनकी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि PMLN की कम सीटें होने के बावजूद ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब जनरल इलेक्शन होगा तब पता चलेगा कि कौन कहां खड़ा है। अब आ जाएं कि इस्तीफों वाला मामला कहां तक पहुंचेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बिल्कुल ही पार्टी बन गया है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आप ये स्टेटमेंट देखें, ये उनका बनता ही नहीं था ये बात करना, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं। जब भी कभी इंपोर्टेड हुकूमत मुश्किलात में आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी मदद के लिए, रेस्क्यू करने के लिए मैदान में आ जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के बयान के बाद कि सूबाई असम्बलियों से निकलने के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बलियाँ तहरील होने की सूरत में कौमी नहीं बल्कि मुतल्लिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। यानी उन्होंने कहा कि अगर सूबाई असम्बली से निकल भी जाएं, ये कौमी असम्बली से भी निकले हुए हैं, हमने पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन तब तक नहीं करवाने जब तक कि मरियम और बिलावल या उनके सहूलतकार नहीं कहेंगे। यानी नवाज शरीफ और जरदारी हमें कहेंगे तो तब जाकर हम करवाएंगे पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन, या सहूलतकार हमें कहेंगे तब हम करवाएंगे, अदरवाइज हम नहीं करवा रहे, जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान की सारी सीटें खाली कर लो। सूबाई असम्बली के एक हल्के के ऊपर 5 से 7 करोड़ का खर्चा आता है और 300 हल्के खाली हो जाएंगे। अब आप अंदाजा कर लें कि क्या इतने अरबों रुपए पाकिस्तान के पास मौजूद है? तो नहीं, जीतने पैसे पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये एक ढिठाई है, और इलेक्शन कमीशन हमेशा से काम पहले भी ऐसे ही करता रहा है, आइंदा भी ऐसे ही करता रहेगा। और जब तक कि इलेक्शन कमीशन नीट एंड क्लीन नहीं आता, एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं बनता, तब तक आपको इस तरह के बयानात उनके सुनने को मिलते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं आज। एक तो वो पार्लिमानी पार्टियों के इजलास बुला रहे हैं, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का। हमजा शहबाज ने भी बुलाया, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकेंगे, इसलिए कि उनकी 4 आज़ाद उम्मीदवार, 1 राह हक पार्टी का, 7 पीपल्स पार्टी के और 167 उनके अपने, ये मिलाकर उनके पास 179 है। उन्हें 7 बंदे चाहिए तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए। 7 बंदे कहां से आएंगे? क्या काफ लीग के तोड़ लेंगे? हो ही नहीं सकता। वो पार्लिमानी लीडर के बगैर वोट ही नहीं डाल सकते, तो मुमकिन नहीं है। मुमकिनात के ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं कि एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज़ इलाही को कह दें, उस पर भी कानूनी मुश्किलात हैं। और एतमाद का वोट परवेज़ इलाही जब ले रहे होंगे तो वहाँ पे एक इम्कान ये है कि नाराज़ लोगों को बाहर रखा जाए, वो एतमाद का वोट ना ले पाएँ। हालांकि उनके पास अभी भी 4 वोट ज़्यादा हैं, लेकिन 5-6 लोगों को बाहर रखा जाए, एतमाद का वोट ना लें तो पंजाब में उनको फारिग कर दें। लेकिन फिर क्या अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे तो हमजा शहबाज हुकूमत बना लेगा? मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमजा शहबाज को भी 186 चाहिए होंगे। तो ये सिर्फ पेचा पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। परवेज़ इलाही ने कहा है कि गवर्नर राज जब असेंबली का सेशन चल रहा हो तो तब वो लग नहीं सकता। देखिए, 4 महीने से पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा है और ये लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। तहरीक अदम एतमाद उसने जमा ही नहीं करवानी दी अभी तक। गवर्नर राज लगा नहीं सकते, असेंबली का सेशन चल रहा है परवेज़ इलाही के बकौल। तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बांध लिया है इमरान खान ने।
अब जुमेरात और जुम्मे को हफ्ते को इन दिनों में पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होंगे, खैबर पख्तूनख्वा का भी और पंजाब का भी, और ये इजलास गालिबन लाहौर में ही होंगे। हो सकता है केपी के लिए इमरान खान सब ऑनलाइन बात करें या सबको इधर इकट्ठा करें, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर असेंबलियाँ तहलील करने का अगर हतमी फैसला होगा तो नेक्स्ट वीक के अंदर ये मामला जा सकता है। अब दूसरी जानिब जो हुकूमत वक्त है इस वक्त पीडीएम की जमातें, वो भी ये सोच रहे हैं कि करें क्या। मौलाना फजलुर रहमान को ये गुस्सा बिला वजह नहीं आया। ये जो अभी उनको गुस्सा आया है, उन्होंने इतना रद्द अमल दिया है, इतनी गंदी ज़बान घटिया इस्तेमाल की है फजलुर रहमान ने, ये गुस्सा वैसे ही नहीं आया। इस गुस्से के पीछे इमरान खान का ये वाला फैसला है, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है फजलुर रहमान। अगर सूबाई असेंबली इमरान खान तहलील करते हैं तो फजलुर रहमान को इससे ज़्यादा फेंटी लगा के दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे वो, और फिर उनकी दोबारा हुकूमत बन जाएगी। तो ये मुश्किलात फजलुर रहमान की कैसे कम होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। फ़र्ज़ करें इमरान खान इस वक्त दोनों सूबाई असेंबलियाँ तहलील कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन करवा देता है और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा देता है, 2 सूबों में, तो इमरान खान तो 2/3 अक्सरियत से आ जाएगा दोनों सूबों में। और फिर जब जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असेंबली के, तो दोनों सूबों में इमरान खान की हुकूमत होगी। इसके बारे में भी सोच रहे हैं, बताऊंगा इसके बारे में बाद में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।